परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय इतिहास हमारे चैनल पर पढ़ाया जा रहा है और मैंने इतिहास के तहत कुछ छुए और अनछुए विषयों को यहां बताने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं। इसी क्रम में आज हम इतिहास के उन तथ्यों को भी पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, उन विषयों को भी जानने का प्रयत्न करेंगे जिनके बारे में बहुत कम डिस्कशन होता है, लेकिन एग्जामिनेशन में इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, चाहे वो सिविल सेवा हो, चाहे प्रांतीय सिविल सेवाएं हो, चाहे वनडे एग्जाम, जो भी हो हमने देखा है। और मेंस में भी भारत पर हुए इन ऐतिहासिक वक्तव्यों के बारे में, इन ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में बहुत सारे प्रश्न आया करते हैं। तो हमने अपने इस क्लासेस के क्रम में विक्रमादित्य आईएएस में हमने ये तय किया है कि अब हम उन विषयों को, मतलब इतिहास को हम समग्र रूप में पढ़ेंगे। जैसे होता है कि एक क्रम में हम पढ़ते हैं, पहले प्राचीन पढ़ा, मध्य आधुनिक पढ़ा, या राजा पढ़ा, राजवंश में हुए आक्रमण, ऐसे विभिन्न युद्ध ऐसे पढ़ा। हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम एक श्रृंखला का निर्माण करेंगे। अगर हम भारत पर हुए विदेशी आक्रमण पढ़ रहे हैं तो एक बार में विदेशी आक्रमण पढ़ा जाएगा। भारत में हुए युद्ध तो एक बार में पूरे युद्ध पढ़ा जाएगा। भारत में भारत के प्रमुख साहित्यकार तो पूरे साहित्यकार प्राचीन मध्य आधुनिक का देखा जाएगा। यानी कि हम इतिहास को एक नए दृष्टिकोण से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, जैसा अभी नहीं हुआ। या भाई, भारत की धरती वीरों से खाली नहीं है, बड़े विद्वान सुधीजन हैं, लेकिन मेरा यह प्रयत्न है कि हम आपको इस ढंग से बताएं। ठीक है, हम एक नए ढंग से यहां बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, इसी क्रम में आज हमने जो विषय लिया है वह है प्राचीन काल में हुए विदेशी आक्रमण। अब हम लोग विदेशी आक्रमण देखा जाएगा, क्योंकि इस बात से भारत का कोई इतिहासविद इनकार नहीं कर सकता है कि भारत के इतिहास पर विदेशी आक्रमण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। बल्कि यह कह लीजिए कि भारत के इतिहास में राजवंशों के पतन में बहुत बड़ा हाथ विदेशी आक्रमण का ही था। चाहे वो प्राचीन काल में हुए विदेशी आक्रमण हो, हकमानियों का, यूनानियों का, शकों का, कुषाणों का, हूणों का। हूण के आक्रमण ने तो भारत में गुप्त साम्राज्य का पतन कर दिया। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि भारत में प्राचीन इतिहास का अंत विदेशी आक्रमणों ने ही किया, जब अरबों, तुर्कों और मुगलों ने भारत में मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ कर दिया? क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि भारत में मध्यकाल का समापन भी विदेशी आताताइयों या विदेशी व्यापारियों के आगमन से ही हुआ? यानी चाहे कहले विदेशी आक्रमण हो, चाहे विदेशियों के आगमन हो, भारत के इतिहास को बदलने का काम इन्हीं ने किया। यही कारण है कि आज हम इस विषय को समग्र रूप से पढ़ेंगे। जिनको एक शब्द में कह दिया जाता है, उनको आज हम समग्र रूप से, संपूर्ण रूप से पढ़ने का यहां प्रयत्न करेंगे। इसी क्रम में आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं वह है प्राचीन काल में हुए विदेशी आक्रमण। सिविल सेवा की परीक्षा में इसके तहत बड़े गहन प्रश्न पूछे जाते हैं और आज इन्हीं प्रश्नों का हम विश्लेषण यहां करेंगे। प्राचीन काल में हुए विदेशी आक्रमण। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। और मैं यहां आज कहना चाहूंगा, जो आज अमेरिका को आर्थिक महाशक्ति का औहदा प्राप्त है दुनिया में, प्राचीन और मध्यकाल में भारत को वही औहदा प्राप्त। हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति थे। आर्थिक महाशक्ति का आलम तो यह था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इस सोने की चिड़िया के सोने को लूटने के लिए पूरे दुनिया की आंखें ललचाई हुई थी, और यही ललचाई हुई आंखें भारत पर के सोने को लूटने के लिए बार बार भारत पर आक्रमण करती थी। और इसी क्रम में भारत विदेशी आक्रमण का लगातार सामना कर रहा था। भारत के भूगोल को अगर देखा जाए
तो भारत का दक्षिण का इलाका, भारत का पश्चिमी तट, भारत का पूर्वी तट चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और इस इलाके से अनाक्रांत, यह इलाका अनाक्रांत था, माने यहां पर आक्रमण करना संभव नहीं था विदेशी। यहां से भारत का उत्तर पूर्वी इलाका अगर देखा जाए तो उत्तर पूर्वी इलाका भी हिमालय से सुरक्षित था। देखकर यह लगता है कि प्रकृति ने भारत को चारों ओर से प्राकृतिक सुरक्षा घेरे से सुरक्षित कर रखा था। लेकिन उत्तर पश्चिम के हिंदू कुश पर्वत में बना हुआ खैबर दर्रा एकमात्र वह सकरा रास्ता था जिसने भारत पर विदेशी आक्रमणों का एक श्रृंखला ही पैदा कर दी। प्रकृति का यह छोटा सा मजाक खैबर दर्रा जो हिंदू कुश पर्वत पर बना हुआ था, जो भारत को मध्य एशिया से, भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से जोड़ देता था, हिंदू कुश पर्वत में बना यह खैबर दर्रा भारत पर हुए उन भयानक आक्रमणों का एक सरल गाह बन गया। और यही सरल मार्ग भारत के इतिहास को, यानी खैबर दर्रा ने भारत के इतिहास को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जितने भी विदेशी आक्रमण हुए कहीं न कहीं इन्हीं खैबर दर्रा से बार बार भारत पर हुआ और बार बार इन विदेशी लुटेरों, इन विदेशी आक्रांताओं, इन विदेशी डाकुओं ने भारत को बार बार लूटा, बार बार लहूलुहान किया। इन्हीं आक्रमणों के क्रम में, इन्हीं लुटेरों के क्रम में, इनको विदेशी राजवंश कहा जाता है। जो लूट के नियत से भारत आते हो इन्हें विदेशी राजवंश कहा जाता है। क्योंकि किसी न किसी राजवंश से थे इसीलिए इनको राजवंश कहा जाता था। आज इन्हीं को हम एक एक क्रम में पढ़ेंगे। भारत पर हुए विदेशी आक्रमण के क्रम में जो सबसे पहला प्राचीन आक्रमण होता है, बहुत लोग तो यही जानते हैं कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण प्राचीन काल में यूनानी आक्रमण था, लेकिन यह सही नहीं है। भारत पर होने वाला पहला आक्रमण ईरान के हकमानी पारसिकों द्वारा भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण, यानी भारत पर सबसे पहला आक्रमण करने वाले जो विदेशी आक्रांता थे, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, वे थे ईरान के हकमानी पारसिक शासक। हालांकि इस ईरान के हकमानी पारसिक वंश का संस्थापक साइरस था, लेकिन साइरस के बाद जो अगला शासक आया डेरियस प्रथम, जिसको भारत के साहित्य में दारा प्रथम कहा गया है, इस दारा प्रथम की सेनाएं पहली बार भारत के अंदर प्रवेश कर सकी और दारा प्रथम के अभिलेखों में उसके सिंध विजय का उल्लेख मिलता है। दारा प्रथम के अभिलेखों में उसके सिंध विजय का उल्लेख मिलता। एक बात हमेशा याद रखिए, भारत पर जो भी विदेशी आक्रमण होते थे उनकी यहां सत्ता स्थापित होती। जैसे ईरान के हकमानी पारसी शासकों ने पश्चिमोत्तर प्रांत पर आक्रमण किया और सिंध विजय किया, क्योंकि सिंध तो पहले ही पड़ जाता था, अफगानिस्तान से सटा, इसीलिए बहुत आसानी से उसको जीत लिया जाता था। पश्चिम मध्य एशिया से का पहला भारत का मुख्य भूमि से अलग कह लीजिए थोड़ी, अगर सिंध का प्रांत था और सबसे पहले वहीं पर अटैक होता था, तो संपर्क होता था। विदेशी साहित्यकार, विदेशी इतिहासकार, विदेशी विद्वान, विदेशी व्यापारी, विदेशी शासक आना जाना होता था। इससे संपर्क क्षेत्र बनता था और इस संपर्क क्षेत्र से कुछ संस्कृति भी चेंज हो जाती थी। यही कारण है कि ईरान के अटैक से, ईरानी सत्ता की स्थापना से, ईरानी प्रभाव से पश्चिमोत्तर प्रांत में एक नई लिपि का उदय हुआ, जिसको बोला जाता है खरोष्ठी लिपि। यानी खरोष्ठी लिपि का उदय जो है वो पश्चिमोत्तर प्रांत में ईरान के आरामीक लिपि से हुआ था। ईरान के आरामीक लिपि के प्रभाव से पश्चिमोत्तर भारत में एक नई लिपि का उदय हुआ, जिसको कहा गया खरोष्ठी लिपि। आगे आने वाले सम्राट अशोक के दो अभिलेख, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा का अभिलेख जो पाकिस्तान में मिले थे, इस अभिलेखों की जो लिपि है वो खरोष्ठी लिपि है। ठीक है ना। तो खरोष्ठी लिपि का उदय जो है ईरान के आक्रमण के फलस्वरूप हुआ।
ईरानी आक्रमण के पश्चात भारत पर अगला जो विदेशी आक्रमण हुआ वो हुआ यूनानी आक्रमण के रूप में। एक एक क्रम से मैं आपको बता रहा हूं। अगर आज तक भारत पर हुए आक्रमण के बारे में आज तक अगर क्लियर नहीं हुआ, अगर आज से आपको प्राचीन काल में जितने भी अटैक हुए उनका जो प्रभाव पड़ा आज से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, भारत पर जो अगला आक्रमण, एक क्रम में ही बता रहा हूं, आप इसको क्रम में अगर एग्जाम में आए तो आप लिख भी मतलब क्रम अक्सर क्रम दे देता है कि शुरू से लेकर अंत तक आक्रमणों का क्रम निर्धारित करिए बढ़ते क्रम में, तो आप आसानी से यहां पे इसको सेटल कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूं। भारत पर जो अगला विदेशी आक्रमण हुआ प्राचीन काल में वह था यूनानी आक्रमण, और यह यूनानी आक्रमण हुआ सिकंदर के नेतृत्व में। वह सिकंदर जो विश्व विजेता कहा जाता है, लेकिन यह कहना उचित नहीं है। यूनानी इतिहासकारों में उसको विश्व विजेता सिद्ध कर दिया। भारत, आपको जान के आश्चर्य होगा, तत्कालीन किसी भी साहित्य में, भारत के तत्कालीन किसी भी साहित्य में सिकंदर के आक्रमण का कहीं उल्लेख नहीं। बाद के साहित्यों में, बहुत बाद के साहित्यों में इसका उल्लेख हुआ। यानी यूनानियों, अगर यूनानी इतिहासकार अपने पास सिकंदर के आक्रमण का साक्ष्य न रखते तो खोजना मुश्किल हो जाता भारत में कि सिकंदर का अटैक हुआ था, जिस सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है। खैर, हम ये सब विषय यहां विश्लेषण, लेकिन हमने बताया था कि आपको विश्लेषण भी जरूर बताएंगे, इसलिए हम इस क्रम में यहां बता रहे हैं। सिकंदर के नेतृत्व में, सिकंदर जो है वो यूनान के मैसेडोनिया प्रांत के शासक फिलिप का पुत्र था। कहा जाता है कि फिलिप की मृत्यु के बाद शासक बना और सबसे पहले उसने पूरे यूनान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। यूनान पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद सिकंदर विश्व विजय के लिए आगे बढ़ा। विश्व विजय के क्रम में सिकंदर के समक्ष जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था ईरान के हकमानी शासक डेरियस तृतीय, जो लगभग मध्य एशिया के विशाल भूभाग पर शासन करता था। सिकंदर ने सबसे पहले अर्बेला के युद्ध में विशाल पारसिक सेना को परास्त किया और अब सिकंदर की सीमाएं भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत से टच कर गई। सिकंदर ने बहुत सारे विद्वानों के से भारत के बारे में सुन रखा था, भारत के सोने की चिड़िया के रूप में यहाँ के धन संपदा के बारे में सुन रखा था। यही कारण है रक्त पिपासु सिकंदर और धन पिपासु सिकंदर भारत की संपदा को लूटने के लिए भारत की ओर अपनी यात्रा या भारत की ओर अपने आक्रमण का मार्ग प्रशस्त किया। कहा जाता है कि सिकंदर जैसे ही ने हिंदू कुश पर्वत पार किया, 326 ईसा पूर्व सिकंदर भारत पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ा। क्योंकि मैंने सारे आक्रमणकारियों के क्रम को बताने का यहां शुरू किया, इसलिए मैं विस्तार से बताऊंगा और आपका क्लियर भी यहां से आज हो जाएगा। कहा जाता है कि सिकंदर ने हिंदू कुश पर्वत पार करके जैसे वो निकाया पहुंचा, वहां पर तक्षशिला के शासक आमधी ने उससे मिला और उससे भारत पर किए जाने वाले आक्रमण में उसको मदद देने की उसने सिफारिश भी की, यानी मदद देने का उससे आश्वासन भी दिया। भारत के लिखित इतिहास में किसी व्यक्ति द्वारा, किसी राजा द्वारा भारत से विश्वासघात करने का यह पहला लिखित साक्ष्य था। भारत की सस्य श्यामला धरती, भारत माता, मां भारती के संततियों में यह पहला व्यक्ति था जिसने अपने देश के विरुद्ध किसी विदेशी राजा को मदद करने का प्रस्ताव दिया। भारत के इतिहास का पहला विश्वासघात, भारत के इतिहास का पहला देशद्रोह आमदी के रूप में हमारे समक्ष आता है। यानी कि भारत की धरती का पहला विश्वासघाती, पहला देशद्रोही के रूप में हमारे समक्ष तक्षशिला का शासक आमदी आता, और आमदी ने वो किया भी। पश्चिमोत्तर प्रांत को रौंदता हुआ आमदी की मदद से सिकंदर जब झेलम और चिनाब के बीच स्थित एक राज्य पर पहुंचा तो वहां के शासक ने सिकंदर के समक्ष अपना तलवार डालने से मना कर दिया। कहा जाता है कि यह शासक कोई और नहीं था
बल्कि भारत के स्वाभिमान का सूर्य पोरस थे। सिकंदर को बड़ा बुरा लगा जब वो पूरे पश्चिमोत्तर प्रांत को लौट रहा था, तो एक शासक, एक छोटे से राज्य का शासक उसके समक्ष तलवार डालने के लिए तैयार ही नहीं है। झेलम नदी, वितस्तता नदी के किनारे दोनों में भयानक युद्ध हुआ और कहा जाता है कि पोरस इसमें परास्त हुआ। हालांकि इसके बारे में बहुत सारे दृष्टिकोण हैं। जो सिकंदर ने पूरे विश्व में खून की नदियां बहा दी, वह पराजित करने के बाद पोरस को कैसे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन इतिहासकार यही बताते हैं कि पोरस परास्त हुआ और सिकंदर ने उसके पराक्रम से वो इतना अभिभूत था, इतना प्रसन्न हो गया कि उसका राजपाट उसे वापस कर दिया। पश्चिमोत्तर प्रांत को लौटता हुआ जब सिकंदर ब्यास नदी के निकट पहुंचा, तो कहा जाता है ब्यास नदी के उस पार दुनिया के सबसे धनी और शक्तिशाली शासक का शासन था, जिसका नाम था मगध सम्राट धनानंद। धन में आनंदित हो रहा धनानंद के लिए सिकंदर की सेनाओं ने यह सुन रखा था कि ब्यास नदी के उस पार दुनिया के सबसे धनी शासक धनानंद का शासन है। आपको जान के आश्चर्य होगा, ब्यास नदी के उस पार सिकंदर की सेनाएं आगे बढ़ने के लिए टस से मस तक नहीं। सिकंदर लाख भाषण देता रहा, सिकंदर लाख अपने विश्व विजेता होने की दुहाई देता रहा, लेकिन सिकंदर की सेनाएं आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। मजबूर होकर सिकंदर को वापस लौटने का आदेश देना पड़ा। जिस सिकंदर को भारत का विश्व विजेता कहा जाता है, उस सिकंदर ने भारत के कुछ प्रतिशत भूमि को भी नहीं जीत सका। कुछ लोग मैंने देखा, तत्कालीन बहुत सारे इतिहासकारों ने सिकंदर को डिफेंड करने का प्रयत्न किया है कि सिकंदर की सेनाएं थक चुकी थी, बहुत दिनों से वो विदेशों में रहते रहते उनकी सेनाएं घर वापस लौटना चाहती थी। ये सब बिल्कुल कपोल कल्पित बातें हैं। अगर ऐसा होता तो वापस लौटते समय उसकी सेनाओं ने पुनः बहुत सारे युद्ध क्यों किए, बल्कि उसी में पाटल के निकट सिकंदर का ऐसा युद्ध हुआ जिसमें सिकंदर भयानक रूप से घायल हो गया, और इसी घायल होने के कारण इस सिकंदर का बेबीलोन में मृत्यु हो गया। सिकंदर अपने घर तक नहीं पहुंच सका। भारत में किया जाने वाला अभियान सिकंदर के लिए मृत्युगाह साबित हुआ, और यही युद्ध में हुए घायल होने के कारण सिकंदर अपने घर तक नहीं पहुंच सका। ठीक है, खैर, सिकंदर के आक्रमण से भी भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा। यहाँ के संस्कृति पर, यहाँ के राजपाट पर, बहुत सारी चीजों पर प्रभाव पड़ा। बहुत लोग कहते हैं कि आगे आने वाले हिंद यवनों ने भारत के सिक्कों पर प्रभाव डाला, भारत के गणित पर प्रभाव पड़ा, पाइथागोरस का प्रमेय, बहुत सारी चीजों पे सिकंदर का प्रभाव सिकंदर के आक्रमण से, सिकंदर के आक्रमण में एक और प्रभाव कर दिया कि यूरोपियनों का भारत पर आक्रमण का उसने एक मार्ग दिखा दिया। हालांकि व्यापार प्रारंभ हुआ, सांस्कृतिक कल्चर का आपस में मेलजोल प्रारंभ हुआ, लेकिन एक जो इंपैक्ट सबसे खतरनाक पड़ा सिकंदर के आक्रमण का, वो ये हुआ कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने के मार्ग को सारे यूरोपीय और मध्य एशिया के आक्रमणकारियों को सुगम बना दिया है, दिखा दिया कि भाई इस मार्ग से भारत पर आक्रमण हो सकता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, सिकंदर द्वारा दिखाया गया यह मार्ग बार बार भारत पर आक्रमण का कारण बना। यह एक सबसे निगेटिव इंपैक्ट था सिकंदर के आक्रमण का भारत पर। कहा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके अफगानिस्तान क्षेत्र का और क्षेत्र का जो उत्तराधिकारी बना, वह उसका सेनापति सेलुकस बना। कहा जाता है कि सेलुकस जब गद्दी पर बैठा तो वो अपने स्वामी द्वारा अधूरे अभियान को पूरा करना चाहता था। यही कारण है कि सेलुकस एक विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सेलुकस यह भूल गया कि सिकंदर के कालीन का भारत आज नहीं है। आज भारत पर एक शक्तिशाली अखिल भारतीय सम्राट का शासन है, जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। और कहा जाता है कि सेलुकस जैसे ही भारत के सीमाओं में प्रवेश किया, एक विशाल सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य से उसकी भीषण युद्ध हुआ, जिसमें बुरी तरीके से सेलुकस पराजित हुआ। पराजय इतना भयानक था कि सेलुकस को पूरा अफगानिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा, और यहां तक कि अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से करना पड़ा।
लेकिन सिकंदर और सेल्यूकस के आक्रमण ने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में यूनानियों की सत्ता को स्थापना का एक मार्ग तो प्रशस्त कर ही दिया। और इन्हीं यूनानियों ने आगे चलकर भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पर अपना शासन स्थापित किया। क्योंकि ये यूनानी भारत के प्रांत पर, पश्चिमोत्तर प्रांत पर शासन कर रहे थे, यही कारण है ये हिंद यवन इंडो ग्रीक कहलाए। और आगे चलकर इन्हीं इंडो ग्रीक ने भी भारत पर आक्रमण किया, ठीक है ना। और इन इंडो ग्रीक का, इन हिंद यवनों का पहली बार आक्रमण, इन हिंद यवन शासकों का पहली बार अगर भारत पर आक्रमण हुआ तो वो हुआ शुंग काल के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के काल में पहली बार उन हिंद यवन, मैंने बताया अभी आपको, मैंने भाई सेल्यूकस हार गया सिकंदर, लेकिन सेल्यूकस के बाद एक उपनिवेश तो पश्चिमोत्तर प्रांत में स्थापित होने लगा। तो चूंकि ये यूनानी शासक थे, लेकिन यूनानी भारत पर शासन कर रहे थे, हिंद पर, इसीलिए ये हिंद यवन कहलाए। और इन हिंद यवनों का पहली बार आक्रमण किसके काल में हुआ? शुंग काल में। और इसका नेतृत्व करता था डेमेट्रियस। यानी डेमेट्रियस का पहली बार जो आक्रमण भारत पर हुआ हिंद यवन शासक का, वो हुआ पुष्यमित्र शुंग के काल में। इसके बाद मेनांडर का आक्रमण हुआ, ठीक है ना। हिंद यवन शासकों में डेमेट्रियस और मेनांडर प्रमुख थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद कई और आक्रमण हुए, उन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में अपना उपनिवेश भी स्थापित किया। लेकिन इन हिंद यवनों के शासकों आक्रमण के बाद भी से भारत पर एक प्रभाव कहते बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ा। भारत में सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय भी हिंद यवन शासकों को ही दिया जाता है, ठीक है ना। और यूनान से व्यापारिक क्रम भी प्रारंभ हुआ, यूनान से सांस्कृतिक लेन देन आदान प्रदान भी इसी शुंग काल तक के आक्रमण हो गए। इसके बाद भी विदेशी आक्रमणकारियों ने लगातार आक्रमण भारत पर किया। हिंद यवनों के बाद जो अगले आक्रमणकारी थे वे थे शक। यानी इसके बाद भारत पर जो अगला आक्रमण हुआ वह था शकों का आक्रमण। अब शक कौन थे? शक मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। देखिए, मध्य एशिया का इलाका लैंड लॉकेड एरिया है, चारों ओर भूमि से घिरा होने के कारण अनुपजाऊ है। और इसी कारण जितनी भी बर्बर जातियां थी इन्हीं मध्य एशिया में पैदा होती थी, अक्सर मध्य एशिया में ही पैदा हुआ करती थी। और अपने धन धान्य अन्न के खोज में ये अगल बगल के उपजाऊ भूभाग पर विशाल संख्या में आक्रमण करती थी और वहां की संस्कृति को बदल कर रख देती थी। इसी क्रम में भारत पर मध्य एशिया की बर्बर जाति शकों का भी आक्रमण हुआ। जनजाति ट्राइबल कल्चर के लोग थे ये लोग, और भारत की के बारे में, सोनी चिड़िया के बारे में सुन रखा था, इसीलिए भारत की धन संपदा को लूटने के लिए वो बार बार भारत पर आक्रमण करते थे। इसी क्रम में अगला जो हिंद यवनों के बाद अगला आक्रमण था भारत पर, वो शकों का आक्रमण था। यूची कहा जाता है, यूची कबीले ने परास्त करके शकों को वहां से भगा दिया और शक भारत की ओर चले आए। भारत पर आने के बाद शकों की कई शाखाओं पर उन्होंने शासन किया। हालांकि प्रारंभ में कहा जाता है कि शकों का जब भारत पर आक्रमण हुआ तो मालवा के एक छोटे से शासक जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है, भारत में विक्रमादित्य एक उपाधि बन गई। तो कहा जाता है कि उज्जैनी के शासक विक्रमादित्य ने इन शकों को बुरी तरीके से परास्त किया। जिन शकों ने लगभग मध्य एशिया के भाग को रौंद दिया, एक छोटे से उज्जैनी के शासक विक्रमादित्य ने उनको बुरी तरीके से परास्त कर दिया। हालांकि उसके बाद कुछ वर्षों बाद शकों का भारत पर शासन स्थापित हुआ और कई छोटे छोटे क्षेत्रों में शकों ने अपनी स्वतंत्र शाखाएं स्थापित की। लेकिन सबसे नामी जो शक शासक भारत पे हुए वो सौराष्ट्र और मालवा के शक शासक, ठीक है ना। सौराष्ट्र और मालवा के जो शक शासक थे वो सबसे नामी हुए, और उनमें सबसे नामी शासक था महाक्षत्रप रुद्रदामन। महाक्षत्रप रुद्रदामन का एक अभिलेख मिलता है जो भारत के अभिलेखों में प्रसिद्ध है। मैं अभिलेखों पर भी एक वीडियो इसके बाद बनाऊंगा,
एक क्लास लूंगा और अभिलेखों के बारे में भी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो महाक्षत्रप रुद्रदामन जो सौराष्ट्र और मालवा का प्रसिद्ध शासक था और भारत में भी शक शासकों में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है महाक्षत्रप रुद्रदामन। उसका एक प्रसिद्ध अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख मौर्य साम्राज्य के पश्चिमोत्तर प्रशासन के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी रखने का एक स्रोत है। यह आपको मैं जब अभिलेख पढ़ाऊंगा तब। शकों के बाद जो अगला आक्रमण हुआ भारत पर वो हुआ पहलवों का। पहलव जो है ईरान के पर्थिया के निवासी थे, पर्थियन भी इनको कहा जाता है। इनमें सबसे नामी शासक था गोंडो फर्नीज। लेकिन जो शक शासक थे वो जो पहलव शासक थे जो शकों के बाद आए वो कोई बहुत बड़ा राज्य भारत पर स्थापित नहीं कर सके। देखिए इनका आने का उद्देश्य ही भारत पर लूटपाट और हुआ करता था। भारत से ज्यादा धन संपदा लूटने इनका मुख्य कार्य हुआ करता था और छोटी सत्ता स्थापित करके भी काम। लेकिन भारत भूमि के अंदर आना कोई इतना आसान नहीं था, ठीक है ना। भारत पर राजवंशों का शासन था और वो हमेशा इनका प्रतिरोध किया करते थे, इसलिए बहुत आसानी नहीं हुआ करता तो अंदर आ सके। इसलिए ज्यादातर पश्चिमोत्तर प्रांत में ही शासन किया करते थे। पहलवों के बाद जो अगला भारत पर आक्रमण हुआ वो था कुषाण आक्रमण। कुषाण भी मध्य एशिया के बर्बर जातियां थी और कहा जाता है यूची कबीले की एक शाखा थी। लेकिन बगल के एक कबीले ने कुषाणों को परास्त कर दिया, कुइशुआंग को परास्त कर दिया और कुषाणों को अपना मध्य एशिया का जो मूल प्रांत था उसको छोड़कर भागना पड़ा। उनकी एक शाखा उनकी कई शाखाओं में वो निकले, अपने भगाए गए और कहा जाता है कि एक कुइशुआंग नामक एक कुजुल कटफिसस नामक सरदार था जिसने कुषाणों को एकत्र किया और भारत पर आक्रमण करके यहां उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। यानी भारत पर कुषाणों की सत्ता स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो कटफिसस प्रथम को जाता है। कटफिसस प्रथम जो है या कुजुल कटफिसस जो था वो कुषाण साम्राज्य का संस्थापक। पुनः समझ लिया जाए इस बात को कि कुषाण भी शकों की तरह मध्य एशिया की बर्बर जातियां थी। बगल के कबीले ने कुषाणों को परास्त कर दिया और कुषाणों को अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ा। जब कुषाण वहां से मूल स्थान छोड़कर निकले तो कई शाखाओं में बटे हुए थे, लेकिन उनमें से एक शाखा तिब्बत की ओर चली गई, लेकिन बाकी शाखाओं को एक सरदार ने संगठित किया और उस संगठन को उसने कुषाण नाम दिया और उस संगठन का जो संस्थापक था वो था कुजुल कटफिसस। इसी कुजुल कटफिसस ने भारत पर कुषाण वंश की स्थापना की। अगला शासक विम कटफिसस हुआ, लेकिन कुषाण वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था कनिष्क। 78 ईस्वी में 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ। कनिष्क जो है वो केवल भारत का सम्राट नहीं था बल्कि उसको अखिल भारतीय शासक कहा जा सकता है, बल्कि उसको अंतरराष्ट्रीय शासक भी कहा जाता है। उसने चीन का एक बहुत बड़ा प्रांत जीता, यानी चीन तक सत्ता स्थापित किया कनिष्क ने। यह वही कनिष्क है जिसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। यह वही कनिष्क है जिसके दरबार में माध्यमिक शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन रहते थे, ठीक है ना। कनिष्क ने ही बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का आयोजन किया था। तो कुषाण वंश में सबसे शक्तिशाली सम्राट कौन था? कनिष्क। ये देखिए ये वो काल है जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट रहा था और भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी विकट त्रासदी रही है। और वह विकट त्रासदी यह रही कि जब जब एक केंद्रीय सत्ता का पतन हुआ है छोटे छोटे राजवंशों ने भारत पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली है। ये वही काल चल रहा है क्योंकि मौर्य काल के बाद भारत का एकीकरण समाप्त हो गया और छोटे छोटे राजवंशों ने, यहां तक कि विदेशी राजवंशों ने भी अपने राज्य को भारत पर स्थापित किया। उसी क्रम में आप देख रहे हैं कभी शक है, कभी पहलव है, कभी कुषाण है। देखिए विदेशी आक्रमण एक ऐसा विषय है जो बहुत ही
कॉन्सेप्ट से समझने वाली बात है, जिसको बहुत आसानी से मैंने देखा है लोग बता देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहास के क्रम में आप देखिए हम उसी चीज को बड़े सरलता से पढ़ते हैं, बहुत ही लापरवाही से पढ़ते हैं, जो भारत का इतिहास बदलता है, यानी विदेशी आक्रमण। इसीलिए मैंने आज इस विषय को उठाया ताकि इसको हम बहुत आसानी से समझ लें कि विदेशी आक्रमण कैसे हुए और कब विदेशी आक्रमण ने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। बल्कि भारत का इतिहास बार बार बदला विदेशी आक्रमण से, यही मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। आप देखिए हर बार विदेशी आक्रमण हो रहा है और विदेशी राजवंश स्थापित होकर भारत का इतिहास बदल जा रहा है। कभी कुषाण काल हो रहा है, कभी शक काल हो रहा है, कभी पहलव काल हो रहा है, कभी हुड़ काल हो रहा है, कभी आगे आने वाले तुर्क काल होगा, कभी मुगल काल हो जाएगा। क्या कब नहीं बदल रहा है, पूरा इतिहास ही बदल जा रहा है। उसके बाद तो यूरोपियनों का आगमन हुआ, वो भी तो विदेशियों का ही काल था। पूरे भारत का इतिहास जिससे बदल रहा वो इतना आसानी से हम पढ़ जा रहे हैं। इसीलिए इस विषय को उठाकर हम आपको विस्तार से यहां बता रहे हैं। अगला जो आक्रमण हुआ वो था हूणों का। हूणों का आक्रमण। अब तक के आए विदेशी आक्रमणकारियों में हूण सबसे बर्बर जाति थी। हूण भी मध्य एशिया की बर्बर जातियां थी और भयानक थी। आपको जान के आश्चर्य होगा, जिन हूणों को भारतवर्ष में बार बार विफलता का, असफलता का सामना करना पड़ा, इन हूणों ने ही रोमन साम्राज्य को समाप्त किया था। रोम को जला दिया, महीनों जलता रहा। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए टाइम। रोम को बनने में वर्षों लगा था, एक दिन में नहीं बना था। उस रोमन साम्राज्य को समाप्त करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो हूणों को जाता है। लेकिन ये हूण बार बार भारत में परास्त किए गए। लेकिन हूणों का आक्रमण भारत में ऐतिहासिक साबित हुआ, क्योंकि गुप्त साम्राज्य के पतन में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का जाता है तो हूणों के आक्रमण को जाता है। हूणों के आक्रमण ने ही गुप्त साम्राज्य के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। और हूणों का सबसे पहला आक्रमण भारत पर हुआ गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के काल में, और वह हूण शासक था खुसनेबाज। कहा जाता है कि जब स्कंदगुप्त के काल में हूणों का आक्रमण हुआ तो स्कंदगुप्त को अतुलित पराक्रम दिखाना पड़ा। कई दिन जगने पड़े, कई रात भूमि पे सोना पड़ा। लेकिन इसके बाद स्कंदगुप्त ने बुरी तरीके से हूणों को परास्त किया। लेकिन इन्हीं आक्रमणों के, एक खुसनेबाज के आक्रमण ने, हूणों के इस प्रथम आक्रमण ने भारत पर हूणों के आक्रमण का एक क्रम ही स्थापित कर दिया। और इतने आक्रमण हूणों ने गुप्त साम्राज्य के अंतिम चरण में किया कि गुप्त साम्राज्य पतन के मार्ग पर चल दिया और अंततः पतन भी हो गया। और आगे चलकर हूणों ने भारत पर अपनी सत्ता भी स्थापित की। देखा, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद सत्ता, और सबसे नामी जो शासक हुआ वो मिहिर कुल था, जिसको भगवान शिव का भक्त भी कहा जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने देखा कि ये प्राचीन काल के, मैंने उन विदेशी आक्रमणों को जो हकमानी पारसिक से प्रारंभ हुआ और हूणों तक चला आया, जिसने भारत के प्राचीन इतिहास को बार बार बदला, बार बार रौंदा। यहां आप क्या ये आक्रमण शब्द कह देने मात्र से इनके आक्रमण विश्लेषित हो जाते हैं? इन्होंने भारत के इतिहास को बदला, भारत की संस्कृति को बदला, भारत के धर्म को बदला। भारत में महिलाओं का, पता नहीं कितने महिलाओं के इज्जत लुट गए, पता नहीं कितने परिवार नष्ट हो गए, पता नहीं कितने गांवों बस्तियों का अंत हो गया हमेशा के लिए। ठीक है, इन चीजों का वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या ये झुठला भी दिए जा सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन इतिहास ने बार बार भारतीयों द्वारा, आप हमेशा याद रखिएगा कि इन समस्त आक्रमणों में बार बार अपने ही लोगों ने, बहुत लोगों ने बार बार इन राजवंशों का साथ दिया, तभी वो बार बार यहां आक्रमण कर सके। और किसी दिन मैं ये भी आपको दिखाऊंगा कि भारत पर जितने आक्रमण हुए, अगर वो आक्रमण सफल भी हुए तो उसके पीछे उन आक्रमणकारियों के वीरता को एकमात्र
एकमात्र श्रेय नहीं दिया जा सकता, बल्कि हम भारतीयों द्वारा बार बार उनके सहयोग को भी श्रेय दिया जा सकता। केवल आम्बी और जयचंद ही भारत में नहीं पैदा हुई। आम्बी और जयचंद जैसे बहुत लोगों ने बार बार इन विदेशी आक्रांताओं का साथ दिया और इसीलिए हम बार बार पराजित हुए। शक्ति, धन, संपदा, साहस, वीरता में हम भारतीय निश्चय इन विदेशियों से बहुत आगे थे। क्या अगर हम आगे ना होते तो क्या सिकंदर की सेनाएं जो अपने आप को विश्व विजेता समझकर पूरे विश्व को रौंद रही थी, वो ब्यास नदी के आगे नहीं बढ़ सकी? क्या ये धनानंद का धन, क्या यह धनानंद के धन और शक्ति का प्रभाव नहीं था? ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत पर इतने आक्रमण हुए और उन आक्रमणों के क्रम में तमाम बार बार भारत के इतिहास को उन्होंने बदला और इस इतिहास के क्रम में उनके आने का प्रभाव भी हमने यहां विश्लेषित किया। अब बाकी अगला वीडियो में मध्यकालीन में हुए विदेशी आक्रमण के लिए बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।